Hello friends, Vishal Chabra Academy once again welcomes you. In the last class of 12th class, first chapter, we discussed about the asexual reproduction. Today we will discuss about the sexual reproduction, right? So what is sexual reproduction? Sexual reproduction actually the NCERT, I'm taking only the NCERT portion, and as I do not have NCERT book with me at this period of lockdown, so I have a PDF of whole book in my tab. So we'll be discussing from that NCERT point to point, line to line, right? So sexual reproduction involves the formation of the male and the female gametes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें मेल गैमीट्स भी होते हैं और फीमेल गैमीट्स भी होते हैं, एंड ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल. ये जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल हो, मेल और फीमेल हो, कि एक भी इंडिविजुअल अगर दोनों टाइप के दो गैमीट्स दे रहा है तो दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, एक मेल होता है गैमीट और एक फीमेल गैमीट होता है. ठीक है. दीज गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट. हमें पता है कि ये जो गैमीट्स हैं ये फ्यूज करते हैं टू फॉर्म द जाइगोट. जाइगोट में फिर डिविजन्स होती हैं एंड अल्टीमेटली द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड. दिस वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन स्मॉलर क्लासेस, जूनियर क्लासेस. ठीक है. इट इज एन एलैबोरेट एंड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बट वेरी स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्रोसेस स्लो भी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनते हैं क्योंकि दे आर एग्जैक्टली सेम टू द पेरेंट एंड उसमें पेरेंट भी सिंगल होता है. ठीक है. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है दैट इज नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू वन ऑफ इट्स पेरेंट्स. मतलब दोनों पेरेंट्स में से भी ऐसा नहीं है कि जैसे एक बेबी हुआ है तो एग्जैक्टली पापा के कार्बन कॉपी होगा या मदर के कार्बन कॉपी होगा. ही और शी विल हैव क्वाइट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिजेंबलिंग विद द पेरेंट, ईदर ऑफ द पेरेंट, बट बिल्कुल एग्जैक्टली कार्बन कॉपी नहीं होगा, क्लोनिंग नहीं होगी, क्लोन नहीं होगा. ठीक है. A study of the diverse organisms, plants, animals or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology. मतलब ये है कि plants, animals और fungi जैसे हैं वो काफ़ी डिफर करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में. एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को बाहर नजर आते हैं. ठीक है. इंटरनल स्ट्रक्चर्स में और फिजियोलॉजी में. ठीक है. When it comes to the sexual mode of reproduction, लेकिन जब बात होती है sexual mode of reproduction की, they share a similar pattern. उनका पैटर्न जो होता है exactly quite similar होता है. ठीक है. Let us first discuss what features are common to these diverse organisms. All organisms have to reach a certain stage of growth. ये आपको पता है कि पैदा होते ही जो बेबी है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लायक नहीं हो जाता. मतलब एट सम पॉइंट ऑफ एज वो अटेन करता है, उसके बाद ही उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आती हैं, राइट. तो एक वैसी स्टेज जहां तक की रिप्रोडक्शन नहीं होती है उस फेज को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं. ये आपको मालूम है, जैसे ह्यूमन बीइंग, ये सबकी अलग अलग होती है, प्लांट्स में अलग है, एनिमल्स में अलग है. जैसे ह्यूमन बीइंग्स में 13 to 14 ईयर्स में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है. ठीक है. तो इस फेज को वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है. ठीक है. दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. जैसे मैंने कहा ना, हर ट्री में, हर प्लांट में, हर ऑर्गेनिज्म में इसकी डिफरेंट डिफरेंट एज होती है. The end of the juvenile या vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase. जब वो खत्म हो जाती है तो उसके बाद कौन सी phase start होती है? Reproductive phase start होती है. How long and it can be seen different for the different organisms. इसकी भी सब अलग अलग एज होती है. किसी कोई प्लांट जल्दी मैच्योर होता है, कोई एनिमल जल्दी मैच्योर होता है, हर लेकिन उसकी एक फिक्स एज होती है ऑलमोस्ट. ठीक है. How long does it take for marigold, rice, wheat, coconut या मैंगो प्लांट्स टू कम टू द फ्लावर? जैसे कि अब मैरीगोल्ड है, राइस है या व्हीट है, इनको कितना टाइम लगता है फ्लावरिंग उसमें आने में? इनको करीब 3 मंथ्स लगते हैं. ठीक है. और कोकोनट और मैंगो जैसे जो ट्रीज हैं उनको 3 से 6 साल भी लग सकते हैं. तो अब देखो कितना डिफरेंस है. ठीक है. इन सम प्लांट्स वेयर द फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड? तो जुवेनाइल और मैच्योर. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो फ्लावरिंग होती है वो एक से ज्यादा बार होती है, तो उसका जो वो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है उसको आप क्या कहोगे? जुवेनाइल कहोगे या मैच्योर कहोगे? उसको आप एक्चुअली जुवेनाइल कहोगे, राइट. तो ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया. डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर? व्हाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एटसेट्रा इज सीजनल? कुछ ऐसी चीजें क्यों सीजनल होती हैं? जैसे जैक फ्रूट सीजनल है, ये कभी सोचा है? एक्चुअली क्या होता है कि जो हर प्लांट होता है उसके अंदर पतझड़ भी आता है. पतझड़ में आपको मालूम है कि ग्रीन जो लीव्स हैं वो गिर जाती हैं और येलो लीव्स आ जाती हैं, वो झड़ जाती हैं. तो उस वक्त उनका जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो मतलब बॉडी में कम हो जाता है, प्लांट बॉडी में.
जिसकी वजह से जो उनकी फूड मेकिंग कैपेसिटी है, फोटोसिंथेसिस है, वो कम हो जाता है। तो इसी की वजह से कि ऐसे वाले जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो सीजनल होते हैं, क्योंकि उनका एक रेस्टिंग फेज आता है जिसमें क्लोरोफिल की क्वांटिटी कम होती है, फोटोसिंथेसिस कम होता है, फूड मेकिंग कम होती है, तो वो फिर फ्लावर को कैसे सपोर्ट करेंगे, या जो फ्रूट आएगा उसको कैसे वो करेंगे, इसकी वजह से वो सीजनल होते हैं। ठीक है। अच्छा, आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर? ऐसे भी कुछ है लेकिन जो कि सारा साल ही देते रहते हैं, जिनको हम सदाबहार भी कहते हैं। ठीक है। तो क्योंकि उनके साथ ऐसा नहीं होता कि उनकी जो पत्तियां, उनकी फोटोसिंथेसिस चलती रहती है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है। प्लांट्स द एनुअल एंड द बाइनियल टाइप्स। अब इसमें प्लांट्स भी दो टाइप के होते हैं, एनुअल भी होते हैं, बाइनियल भी होते हैं। एनुअल कौन से होते हैं? जो कि जिनका लाइफ साइकिल एक साल में ही खत्म हो जाता है, भाई जिन्होंने फ्रूट भी दे दिया, जो झड़ भी गए, जो मर भी गए, और एक ही उसमें साल में, तो उसको एनुअल कहते हैं। बाइनियल में उनको 2 साल चाहिए होते हैं कंप्लीट प्रोसेस होने में। ठीक है। But in the perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. अच्छा, एनुअल में और बाइनियल में तो बड़ा क्लियर सा होता है, लेकिन पेरिनियल में मतलब उसमें कितना, कौन सा काम, कौन सी फेज कितने टाइम की है, वो फिर थोड़ा सा वेरी कर जाता है। ठीक है। A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as the bamboo species, flower only once in their lifetime. अब जो बैम्बू के वो हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, आपने देखा जो बहुत लंबे लंबे उगते हैं, काफ़ी बहुत ही लंबे उगते हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो फ्लावर देते हैं पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार। तो ऐसे भी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है जनरली आफ्टर 50 to 100 years प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ द फ्रूट्स एंड द डाई। 100 साल लग जाते हैं उनके फ्रूट आने में, और उसके बाद उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि 1 साल या 2 साल वाले ही हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जिनको 50 से 100 साल भी लगते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। हमें है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में अपने 60 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज में आया, फिर उसके बाद फिर आगे उससे प्रोड्यूस करा, तो मतलब पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो है ऑलमोस्ट उसका 60 ईयर्स लग जाते हैं कंप्लीट होने में। ठीक है। अच्छा, फिर ये है फिर स्ट्रॉबिलेंथस है एक ट्री दैट फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, उसको 12 साल लग जाते हैं। तो ये सब का जो है ऑल द प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, दे हैव द डिफरेंट कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल। ठीक है। फिर है कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन द ह्यूमन बीइंग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? हमने क्या ह्यूमन बीइंग्स में चेंजेस देखे हैं? जैसे अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल बर्ड्स हैं, दे डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर? क्या उनके पूरे साल ही उनके अंडे देते रहते हैं? अच्छा देखो, अगर हमने उनको कमर्शियली यूज करना है तब तो ऐसा हो सकता है कि वो दें, लेकिन अगर कमर्शियली यूज नहीं करना तो दे डू हैव अ पर्टिकुलर सीजन जिसमें कि ऐसा होता है। ठीक है। What about the other animals like the frogs and the lizards? You will notice that birds living in the nature lay eggs seasonally. ठीक है। बट बर्ड्स इन द कैप्टिविटी, मतलब जिनको ह्यूमन अपने कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है, दे कैन बी मेड टू ले एग्स। उनको एग्स जो है वो पूरे साल दे सकते हैं। दैट अभी आई टोल्ड यू। इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, बट इट इज एक्चुअली कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, एक्चुअली कॉल्ड द एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि हम लोग अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं कि ले करें एग्स को। ठीक है। अच्छा, हम उनको इंक्यूबेटेड डिवाइसेस में डालते हैं जल्दी जल्दी ताकि वो एग ले करें। The females of the placental mammals exhibit the cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. मतलब जो मैमल्स हैं जैसे उनका एक फेज होता है, जैसे आपको मालूम है कि ह्यूमन बींग्स में एक फीमेल का फेज होता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसी तरह जो बाकी के नॉन प्राइमेट्स हैं, नॉन प्राइमेट्स जैसे काउज हो गई, शीप हो गई, उनका एक एस्ट्रस साइकिल होता है। ठीक है। हमारा जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उनका एस्ट्रस साइकिल होता है। हम जैसे प्राइमेट्स हो गए ना, प्राइमेट्स में हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉन प्राइमेट्स में हो गया एस्ट्रस साइकिल। Many mammals, especially those living in the natural wild conditions, exhibit such cyclic only during the favorable seasons in their reproductive phase and are therefore called the seasonal breeders. बहुत सारे मैमल्स ऐसे होते हैं जिनका कि सीजन होता है ब्रीडिंग का भी।
तो इसलिए उनको सीजनल ब्रीडर्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो एस्ट्रस साइकिल बेसिकली नॉन प्राइमेट्स में, तो ये जो है वो वेरी करता है, तो इनके रिप्रोडक्टिव का सीजन भी वेरी करता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड द कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, और जो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में, मतलब चाहे वो 20 साल का ही है, वो कंटिन्यूअस अगर उसमें एक्टिव रहते हैं तो उनको कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है। देखा जाए तो हमारा भी जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ह्यूमन बींग्स का, जो 14 या 15 साल से लेकर करीब 30-35 साल तक जो भी होता है, उसमें हम लोग वी हैव द कैपेसिटी टू बेयर द यंग वंस, तो हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हो गए, ठीक है। देन वी ग्रो ओल्ड, तो उसे इफ वी लिव लॉन्ग इनफ इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड? ओल्ड का मतलब क्या है? जब हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज जो हैं वो कम हो जाती हैं या फिर खत्म हो जाती हैं, जैसे कि हमने ह्यूमन बींग्स में हम लोगों ने देखा मेनोपॉजल आ जाता है, तो उसके बाद फीमेल जो है दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो फिर ऐसी वाली जो स्टेज है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेनेसेंस, मतलब ओल्ड एज से बिल्कुल, मतलब मरने से थोड़ा सा पहले ओल्ड एज वाली, जिसमें कि देयर इज नो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, तो उसको सेनेंस कहा जाता है। उसमें हमारी बॉडी के सेल्स भी जो है धीरे धीरे करके शेड ऑफ होने लगते हैं, एजिंग होने लगती है, तो दैट इज कॉल्ड सेनेसेंस, ठीक है। अच्छा, इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, अभी तो हमने जैसे पढ़ा ना वेजिटेटिव फेज पढ़ा, मैंने टोटल आपको बता दिया कि मतलब सेनेसेंस है, उसके बाद डेथ है, लेकिन अगर हम हर स्टेज को पर्टिकुलरली ध्यान से और तरीके से पढ़ें तो उसमें क्या क्या होता है। इसमें जैसे कि हम लोगों ने पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पहले पढ़ा जुवेनाइल फेज, अब हम रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ें तो इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। एक आती है प्री फर्टिलाइजेशन, एक आती है फर्टिलाइजेशन और एक आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो रिप्रोडक्टिव फेज में हम लोगों के पास तीन स्टेजेस आ जाती हैं, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन जो फेज है, जो इवेंट्स हैं, उसमें आ जाती हैं 2 प्रोसेसेस, एक आ जाता है गैमेटोजेनेसिस और एक आ जाता है गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस जो है, वी already know that गैमेटोजेनेसिस refers to the process of formation of 2 types of gametes. गैमीट का बनना इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। और वो 2 गैमीट्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। गैमीट्स जो होते हैं दे आर हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड मतलब n नंबर, दे आर हाफ, ठीक है ना। जैसे कि सपोज हम लोग 2 हैं ह्यूमन बींग्स, तो लेकिन जो गैमीट्स होते हैं वो क्या होता है? n मेल में और n फीमेल में होते हैं, तो ये हैप्लॉइड कहलाता है और ये डिप्लॉइड कहलाता है, ठीक है। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन प्रीवियस क्लासेस, बट जस्ट टू टेल यू, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, द मेल गैमीट्स एंड द फीमेल गैमीट्स. Gametes are haploid cells. In some algae the 2 gametes are so similar in appearance. अभी आपकी बुक में एनसीईआरटी में बना हुआ है कि जो क्लेडोफोरा है, क्लेडोफोरा में जो गैमीट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है. When the gametes are exactly same in an organism, they are known as isogametes. ठीक है, उनको isogametes कहा जाता है, ये आ जाता है एग्जाम में. और फिर उसके बाद जैसे कोई एल्गी है या फिर हमारे ह्यूमन बींग्स में, होमो सैपियंस में देख लो, एग ऐसे होता है और जो वो होता है स्पर्म होता है वो ऐसे होता है, मोटाइल होता है, ठीक है. तो जहाँ पर जो गैमीट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर हैं, तो उनको हम हेट्रोगैमीट्स कहते हैं, ठीक है. इट इज नॉट, मतलब ये जो इसमें क्लेडोफोरा में जो गैमीट्स होते हैं वो इतने सिमिलर होते हैं कि उनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे गैमीट्स को आइसोगैमीट्स कहा जाता है और इनको होमोगैमीट्स भी कहा जाता है. However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes are of 2 types, distinct types, नजर आ जाते हैं एकदम, उनको हेट्रोगैमीट्स कहा जाता है. जैसे यहाँ पे एग होता है और स्पर्म होता है, ठीक है. जो स्पर्म होता है उसको हम एंथ्रोजोइड भी कहते हैं और जो एग होता है उसको हम ओवम भी कहते हैं, ठीक है. स्पर्म जो होता है ये दिस इज ऑल रिटन इन द एनसीईआरटी वन. एंथ्रोजोइड कहते हैं और इसको ओवम कहते हैं. Sexuality in organisms. Sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of the 2 gametes, ठीक है. But this is not always true. From our recollection of the example studied in class 7, can you identify the cases where the self fertilization is observed? Self fertilization भी होती है,
प्लांट्स में होती है, दैट विल बी स्टडिंग, आगे भी पढ़ेंगे लेकिन हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो प्लांट्स जो होते हैं, मैंने कहा ना जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन उनमें भी होती है। जैसे कि दोनों सेक्सेस अगर एक ही प्लांट में होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस है, उसमें मेल पार्ट्स भी होते हैं और फीमेल पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। उनको कहा जाता है होमोथैलिक या फिर मोनोइशियस। होमोथैलिक और मोनोइशियस ये होती है बायसेक्सुअल कंडीशन। क्या होती है? बायसेक्सुअल कंडीशन। एंड हेट्रोथिलिक और डाइशियस ये होती है यूनिसेक्सुअल कंडीशन। मिक्स मत कर देना, ठीक है। मोनोइशियस जो होती है वो बायसेक्सुअल कंडीशंस होती हैं और जो हेट्रोथेलिक होती है वो डाइशियस होती है, यूनिसेक्सुअल होती है, ठीक। जैसे कि हमारे जो वो उसमें मैंने आपको दिया एग्जांपल हिबिस्कस का, उसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? मोनोइशियस या फिर बायसेक्सुअल। अच्छा, फिर उसके बाद है जैसे डेट पाम्स हैं या पपाया है, उसमें अलग अलग होते हैं। उसमें मेल वाला प्लांट अलग होता है और फीमेल जो है वो अलग होता है। तो फिर वो क्या कहलाएगा? हेट्रोथेलिक या डाइसेक्सुअल, डाइशियस या फिर यूनिसेक्सुअल, राइट। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। हमने मेरे ख्याल से 9th या 10th में भी इसके बारे में पढ़ा है। किसकी बात कर रहे हैं हम? अर्थवर्म की। अर्थवर्म है, लीचेस हैं, उनमें दोनों ऑर्गन्स जो होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, दे आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। उनको हर्माफ्रोडाइट्स भी कहा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। उनको हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। बाकी विल कंप्लीट द दिस पोर्शन, the gametogenesis and the gamete transfer in the next class. I will come up with some questions so that you know the concept properly. See you then. Please do not forget to share, like and subscribe and pressing the bell icon. Thank you.